दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टेची लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आया हूं, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे हैं दोस्तों जिनकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इस सेशन का पहला क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो दोस्तों आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कर रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षक का जो हिंदी भाषा का जो शिक्षक होता है दोस्तों, उसका प्रयास होना चाहिए। क्या प्रयास होना चाहिए? ऑप्शन देखिएगा कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर, बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ावा दे, अवसर दे, बच्चे की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका राइट जवाब क्या होगा कि हिंदी भाषा शिक्षक का जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रयास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि बच्चों को अपनी बात कहने या जिस भाषा में वो बात कहना चाहते हैं उसका उनको पूरा अवसर देना चाहिए कि वो जिस भाषा में सहज महसूस करें उसी भाषा में अपनी बात को रखें या अपना प्रश्न पूछें। अगर उनकी भाषा जो है क्षेत्रीय भाषा है, जो वहाँ की जो अवधी है या ब्रज भाषा है दोस्तों, जिस भाषा में बच्चे अंग्रेजी है या हिंदी है या उर्दू है, संस्कृत है, जिस भाषा में बच्चा सहज महसूस करे उस भाषा में बच्चों को अवसर दे कि वो अपनी बात को उसी भाषा में अपनी बात को कहे। ठीक है, तो हिंदी भाषा के शिक्षक का सबसे बड़ा प्रयास यही होना चाहिए कि वो बच्चे को अवसर दे। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? कक्षा 5 के बच्चों का आकलन करने के संदर्भ में दोस्तों इसमें से जो प्रश्न दिया गया है इस ऑप्शन से आप सबसे कमज़ोर किसे मानते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ईदगाह कहानी में हमीद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। दोस्तों इसमें से जो सबसे कमज़ोर सवाल है वो क्या है कि ईदगाह कहानी में हमीद ने मेले से क्या खरीदा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इसमें से बताना है कि क्या खरीदा, तो समझ लीजिए सबसे कमज़ोर यही है। ठीक है, इसके अलावा केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में, यहाँ पे दोस्तों कल्पना करके सोच समझ के उसके शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा दोस्तों ये अच्छा प्रश्न होगा। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन कौन किस काम से घबराता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कमज़ोर है वो क्या है? ईदगाह कहानी में हमीद ने मेले से क्या खरीदा। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है लेखन, अक्षर ज्ञान, सुनना, संप्रेषण। दोस्तों भाषा का सबसे अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या होता है कि भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति जो होता है अपने विचारों को दूसरे के समझ क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो भाषा का सबसे अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या होगा कि संप्रेषण कर सकना। सीखते दोस्तों, अगर किसी भाषा को हम सीख के अगर अपनी भाषा को किसी के समक्ष रख सकें या उससे कम्युनिकेशन कर सकें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होता है कि अपनी भाषा के द्वारा हम दूसरों को समझा सकें या उससे अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें या संप्रेषण कर सकें, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार यही होता है। तो ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से आज की क्लास जो है दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि हिंदी भाषा में आकलन का उपदेश नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उपदेश इसमें से कौन सा नहीं है? बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना,
बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। दोस्तों ये सभी क्या होते हैं, भाषा के में जो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि बच्चों की भाषा में होने वाली जो त्रुटियां या गलतियां हो रही हैं दोस्तों, उनको पहचान करना और उसमें क्या करना, सुधार करना, ठीक है। और बच्चों को सीखने सिखाने के लिए की प्रक्रिया को और अच्छा बनाना कि किस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं। बल्कि दोस्तों इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चों की भाषा की प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। एक बहुभाषिक कक्षा दोस्तों जिसमें बच्चे की भाषाएं क्या रोल अदा करती हैं, ठीक है। तो बता दें भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है, आकलन प्रक्रिया को बाधित करती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं होती हैं वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा कह रहा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो भाषा सीखने की जो बच्चों में क्षमता होती है वो क्या होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात ही होती है, ठीक है। कुछ जन्म से ही कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। जब वो स्कूल में आते हैं दोस्तों कुछ अपने परिवार से सीख के आते ही हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है कि बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है वो क्या होती है, माता होती है, ठीक है। तो वहाँ से बच्चे अपने जन्म से ही उसमें कुछ न कुछ अर्जित करने या भाषा सीखने की क्षमता जन्म से ही होती है, ठीक है। अगर आप हिंदू परिवार में पैदा हुआ है दोस्तों या हिंदी भाषा के लोग वहाँ पे हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी बोलेगा। अगर इंग्लैंड में पैदा हुआ है दोस्तों तो बचपन से ही अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है। तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है जन्मजात ही होती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या करा है कि डिस्याफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है, लिखने में, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में। तो दोस्तों डिस्याफिया जो होती है इसमें बच्चों में क्या होती है, लिखने की समस्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा कि इसमें क्या करा है कि एक कुछ निर्देश दिया गया दोस्तों, इससे नीचे दिए गए एक पद्यांश, एक पद दिया गया दोस्तों, उसको पढ़ के आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उस प्रश्नों का उत्तर आपको विकल्प से चुन के देना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले ये आपका एक पद दिया गया है, इसमें से आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। कविता की जो पंक्ति दोस्तों इसमें कवि जो होता है व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाढ़ की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरितगिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएगा मिलेगा कौन सहसा आ पर कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले पूर चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। दोस्तों इसमें कवि कहना क्या चाहता है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस प्रकार की प्रेरणा दे रहा है, बता दें आपको। कह रहा है कि हर स्थिति में आगे बढ़ने की, हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की। दोस्तों आपको बता दें कि कविता की पंक्ति में कवि व्यक्ति को यह प्रेरणा दे रहा है कि हर स्थिति में, चाहे स्थिति कोई भी हो दोस्तों, कुछ भी निश्चित नहीं है इस संसार में, ठीक है। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, ठीक है। कब जो सुख है दुख में बदल जाए, कब सुख दुख में बदल जाए, ठीक है। तो यही कह रहा है कि हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसी
पद के बेस पे नया क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इस जीवन यात्रा में दोस्तों सब और सुख है, सब कुछ निश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब और मुश्किलें। दोस्तों जैसा कि इसमें बताया है कि पंक्ति में कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भी अनिश्चित या कुछ भी निश्चित नहीं है इस जीवन में, कुछ भी निश्चित नहीं है कि कब क्या सुख कब दुख में बदल जाए, कब क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ निश्चित नहीं है। तो यही बता रहा है कि इस जीवन यात्रा में सब कुछ क्या होता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसी पद के बेस पे तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तीसरा, कवि की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, साहस की ओर, कठिनाइयों की ओर, सुख की ओर और अनिश्चितता की ओर। दोस्तों इस पंक्ति में कठिनाइयों की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर संकेत किया गया है, कठिनाइयों की ओर संकेत किया गया है। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, इसी पंक्ति पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। दोस्तों इस पंक्ति में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 वर्ड आया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, कि अनिश्चित कब सुमन। यहाँ देखिएगा लिखा है कि अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। सुमन मतलब सुख होता है दोस्तों, और कंटक मतलब दुख होता है। कहा गया है कि इसमें कुछ अनिश्चित नहीं है कि कब आपको जो सुख है दोस्तों कब दुखों में बदल जाए। यही होता है कि सुमन मतलब क्या है, सुख है, और कंटक मतलब क्या होता है, दुख है। ठीक है, तो इसी का आंसर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कविता में आए सुमन और कंटक, कविता में आए सुमन और कंटक जो हैं किस भाव के प्रतीक हैं, प्रिय और अप्रिय, फूल और कांटे, सुख और दुख, बाग और वन। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसमें जो सुमन और कंटक आए हैं किस भाव के प्रतीक हैं, सुख और दुख के। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, प्रवाह, तटनीय, जयमाला, नाद। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, जयमाला। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जबकि प्रवाह, तटनी और नद जो है सरित के समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कह रहा है कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ठीक है, अनिश्चित शब्द यहाँ पे दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्रत्यय इसमें आ सकता है, ता प्रत्यय, ते, ती और ती प्रत्यय। दोस्तों अनिश्चित नहीं होता है। देखिए दोस्तों इसमें अगर हम प्रत्यय लगाते हैं कि अनिश्चितता हो सकता है, लेकिन ते, ती नहीं हो सकता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी तरीके से पद से जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसी तरीके से एक गद्य भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उससे भी रिलेटेड कम से कम 4-5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिएगा एक पद दिया गया है, गद्य दिया गया है। इस गद्य को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या करा है कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गीत कविता जो होते हैं दोस्तों उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन देखिएगा क्या करा है कि समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये संस्कृत का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करती हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बता दें कि ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, यही इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप पढ़ लिए हैं, तो इससे पहले हम चलते हैं। अब यहाँ पे पूरा जो आपका गद्य दिया गया है इसको आप एक बार देख लीजिए। यह देखिए गद्य पूरा पढ़ लीजिए क्या लिखा है इसमें।
लिखा है कि राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकलबंदियां करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। माता पिता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे चलना चाहते हैं, जिस राह में वे उन्हें अपने सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, ठीक है, बल्कि वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। और यह हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाएं, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। स्कूल को लगता है कि सबके लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर और गीत कविताओं को गुनगुनाने रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं फिर से एक बार। क्वेश्चन था कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविताओं को किस दृष्टि से देखते हैं, कि संपूरक के रूप में देखते हैं, बाधक के रूप में देखते हैं, साधक के रूप में, या सहयोगी के रूप में। दोस्तों जैसा कि आपने गद्य के जो पूरा आपका एक पैराग्राफ दिया गया है 2, उसमें आपने देखा कि शिक्षा व्यवस्था जो होता है गीत कविताओं को किस दृष्टि से देखते हैं, कि एक बाधक के रूप में देखते हैं, कि इससे बच्चे की जो पढ़ाई होगी दोस्तों उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, इससे उसका पढ़ाई मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन उसका भटक जाएगा, ठीक है, तो उसको एक बाधक के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो गीत कविता होती है दोस्तों बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को एकदम पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों वहाँ पे आपको पढ़ते समय ये भी मिला था कि माता पिता इसलिए नहीं चाहते हैं कि जो माता पिता के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अगर बच्चे सिर्फ गीत गाना यही सब करने लगेंगे तो जो माता पिता द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों उसी गद्य के ऊपर, गीत कविता स्कूलों को ही पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। तो आप बता दें कि गीत कविता स्कूलों को ही पसंद नहीं क्योंकि इससे स्कूल की जो पढ़ाई लिखाई दोस्तों उससे कोई दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसी अनुच्छेद पे दोस्तों जो गद्य दिया गया उसी रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बच्चों इसका भरपूर आनंद लेते हैं, स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। दोस्तों अनुच्छेद के आधार पर गीत कविताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बता दें कि इससे जो होता है बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ठीक है। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, शिक्षा अधिकारी, स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों के लिए जो उसके माता पिता होते हैं वही उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि बच्चे को क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या वकील बनना है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मंजूर का समानार्थी शब्द है, अच्छा, पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार। मंजूर मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वीकार होना। दोस्तों उसमें गद्य में दिया गया है कि माता पिता को भी यह मंजूर नहीं है, मतलब उनको भी यह स्वीकार
नहीं है। तो समानार्थी शब्द जो मंजूर का मतलब है वही किसका मतलब है, स्वीकार का भी। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये भी आपको, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, जो यहाँ पे दो शब्द लिखा गया है सुनी सुनाई, इसमें कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक, अकर्मक या प्रेरणात्मक क्रिया है। दोस्तों आपको बता दें कि सुनी सुनाई इसमें क्या है, द्विकर्मक के, यहाँ पे सुनी और सुनाई यहाँ पे द्विकर्मक की क्रिया है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के दोस्तों इतना ही। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।